सभी लोग ध्यान से देखिए, आज बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि आपका बायोलॉजी का पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुविकल्पी एक प्रश्न किसका? बायोलॉजी का, यानी कि जीव विज्ञान का। शाबाश। तो लग जाइए सभी लोग, इधर देखिए, जितना शांति से पढ़ेंगे उतना बेहतरीन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, सभी जानते हो थोड़ा बहुत, अगर गेसिंग अच्छा कर लोगे तो भी अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो हम समझा देंगे। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, यानी कह सकते हैं आप है बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने दिया था। हम आपको ऑप्शन देंगे और ऑप्शन के अनुसार आप उसको सटीक सही ट्रिक कीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन में देखिए, लीनियस। दूसरा ऑप्शन अरस्तु। तीसरा ऑप्शन लैमार्क, वो दूसरे साइंटिस्ट हैं इनके साथ, ट्रेविरेनस, ठीक है। और डी यानी कि सबसे लास्ट वाला यानी फोर्थ ऑप्शन जो है आपका कौन सा? ये सभी। अब अपने गेसेस, अपने माइंड से दिमाग लगा करके आप अपने बताइए कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा। सबका क्लियर हो गया? 10 सेकेंड का चांस दे रहे हैं आप लोग, सभी लोग सही उत्तर बताइए। तीसरा, ठीक है, आपका आंसर सही है। लैमार्क और ट्रेविरेनस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1802 में क्या दिया था? जीव विज्ञान शब्द दिया था, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लैमार्क व ट्रेविरेनस। कितने सन में? 1802 में। आपको सभी को पता है कि जीव विज्ञान क्या है, क्या बता सकते हैं आप? जीव विज्ञान यानी कि जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान। इससे रिलेटेड और एक और क्वेश्चन पूछता है कि जीव विज्ञान के फादर यानी फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान, तो क्या बताएंगे आप? अरस्तु। गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। और जितना बेहतर तरीके से आप सहयोग करेंगे उतना बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे, कोई कमियां नहीं छोड़ेंगे आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बनता है, कोशिका यानी कि सेल, कोश का सिद्धांत किसने दिया? बाबू शांति से सुनिए, कोश का सिद्धांत किसने दिया? इसका फर्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं। देखो, कोश का सिद्धांत यानी कि सेल थियरी, ठीक है, इसका सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन में दे रहे हैं, आप लोग गेस करके या तो दिमाग लगाकर बढ़िया से सोच करके बताइएगा कौन किसने दिया था, ठीक है। तो पहले आपको बता रहा हूं, पहला ऑप्शन में रॉबर्ट हुक। दूसरा ऑप्शन स्लाइडेन व स्वान। तीसरा ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन। चौथा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए सुनो, मेरी बात सुनो, आपको जो लगता है आसानी से पहले सोच समझ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं बताता हूँ, जो आपका करेक्ट आंसर है वो स्लाइडेन व स्वान ने सेल थियरी दिया था, कोश का सिद्धांत बताया था। उन्होंने कहा था
कि जो कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका से कई कोशिकाएं मिलकर बनी होती हैं। समझ में आया सबको? तो ये कोशिका से प्रश्न अगर आएंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बताएंगे आप? स्लाइडेन व स्वान ने। देखो सेल से दूसरा क्वेश्चन आता है कि सेल यानी कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो सभी जानते हो रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। कोशिका बताया गया था कोशिका जीवन की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि कोशिका से ही सभी आपको बताया गया, एक कोश की जंतु, बहुकोश की जंतु, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये सारे चीज़ की डिस्क्रिप्शन जो है हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे सबको, ठीक है। बट अभी के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सिस्टम है, तो आप पहले ध्यान से देखिए। तो कोशिका थियरी जो था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन व स्वान। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बताते हैं। हाँ, क्वेश्चन आपका सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है, यानी किस में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं, आप ऑप्शन गेस करिएगा, ठीक है। बढ़िया सोच के आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन में शैवालों का अध्ययन किया जाए हमें एपीकल्चर, दूसरा सेरिकल्चर, तीसरा सेरोलॉजी और चौथा ऑप्शन जो है आपका फाइकोलॉजी। अब ऑप्शन करिए अपना, ऑप्शन ट्रिक सही करिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। और चलिए ठीक है, तो आपका समय समाप्त होता है। हम बताते हैं, देखिए पहले हम बताते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर आपने एक नाम सुना होगा, साइंटिफिक नेम एपिस इंडिका। ये किसका नाम है? मधुमक्खी का। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? एपीकल्चर में। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ की हर समय, हर कंपटीशन में, हर चीज़ों में पूछेगा कि एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? एपीकल्चर। गुड, समझ में आ गया। फिर सेरिकल्चर। सेरिकल्चर पूछा जाए तो सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका? रेशम कीट पालन का अध्ययन, यानी कि जो रेशम के कीड़े होते हैं जिसको कहते हैं बॉम्बेक्स मोराई, उसका वैज्ञानिक नाम होता है, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? सेरिकल्चर में किया जाता है। क्लियर हुआ बाबू सबको? समझ में आ रहा है? देखिए सीरोलॉजी, आपको कल रक्त बताया था। रक्त क्या है? रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है। उसमें बताया था कि जो रक्त का अध्ययन किया जाता है, यानी जिसमें ब्लड का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। या तो दूसरा नाम भी पूछता है कि सीरोलॉजी के अलावा दूसरा लिखता है हीमेटोलॉजी। देखिए दो नाम अगर देगा, अगर हीमेटोलॉजी भी दिया जाए तो भी आप किसका बताओगे? रक्त का अध्ययन। सेरोलॉजी पूछा जाए तो रक्त का अध्ययन। अब आपका जो ऑप्शन सबसे सटीक सही है वो भी क्वेश्चन के अलावा, तो क्वेश्चन में दिया है शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? फाइकोलाइजर, ठीक है, फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी एल्गोलॉजी, ठीक है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन। सबको क्लियर हो गया बाबू सभी का? एपी सुनो, फिर से ध्यान पूर्वक सुनिए। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन, ऐसा अध्ययन जिनमें मधुमक्खियों का किया जाता है वो क्या कहलाएगा? एपीकल्चर। एपीकल्चर में देखो एपिस इंडिका जो है मधुमक्खी का बॉटनिकल नेम है, सॉरी जूलॉजिकल नेम है, जंतु वैज्ञानिक नाम है। सेरिकल्चर रेशम कीट जिसमें पालते हैं, जिससे रेशम का धागा बनाया जाता है, रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, वो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर में किया जाता है। सेरोलॉजी रक्त का अध्ययन, हीमेटोलॉजी उसी को कहते हैं रक्त का अध्ययन ही, ठीक है। तो रक्त का खोज वगैरह बताए थे आपको, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। ठीक, आपको समझ में आ रहा है बाबू? इधर सुनिए, आप बताइए अपना कि रक्त की खोज किसने किया था?
कार्ल लैंडस्टीनर। समझ में आया? एज अ क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना? देखिए, जिंदगी में अगर कुछ बनना हो तो कुछ जानने की इच्छा रखिए। जब जानने की इच्छा रखेंगे तभी कुछ सीख सकेंगे। समझे? अगर किताब ऐसे खोले नहीं, खाली कठिन है कठिन है कठिन है ऐसे करके, क्या मुझे नहीं आता, अरे जब उसको देखोगे, कहते हैं ना सबसे पहला इंप्रेशन क्या होता है? देखना। जब हम देखबे नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे किसी को? किसी को समझना तो पहले देखिए, परखिए, जांचिए, तब उसके बाद तोलिए, आराम से फटाफट काम करिए। सुनिए, तो ये आपका सबका क्लियर हो गया। अब आगे मिटाते हैं। देखो, अगर आपसे पूछे रेशम का कीट कहाँ पाया जाता है, तो शहतूत के पौधे पर, शहतूत के पौधे पर, जिसको कहते हैं मलबेरी ट्री। ठीक है, आप देखे होंगे कि जो तूत का होता है, शहतूत जो पौधा होता है, उसी पर ये कीड़ा होता है, वहीं से एक पदार्थ स्रावित करता है, जिससे क्या प्राप्त किया जाता है? रेशम। और रेशम से क्या बनाया जाता है? कपड़े, धागे, सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो ये आपका सबका हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया अभी पूछ ले, या तो हम जब भी उनको समय मिले हम बता दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ये भी जो अगला क्वेश्चन बताएंगे आपके लिए, किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठोगे, चाहे आप पीसीएस, यूपीएसआई, चाहे जो भी हो, मतलब एनी किसी में भी बैठिएगा, आगे पूछेगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और होता है, द्विनाम पद्धतिकरण। द्विनाम पद्धतिकरण। ठीक है, ये बाबू कोरोना तो भूल जाओ अब। ठीक है, कोरोना आया और गया। ठीक है, अब सिर्फ आपको सुरक्षित रहना है, टेंशन ना लो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जो आएगा उसका निवारण भी होगा, आप टेंशन ना लो, उसके लिए सरकार है, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। द्विनाम पद्धतिकरण किसने किया या किसने दिया? देखिए, इसको अंग्रेजी में भी कहते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। देखो, हिंदी अंग्रेजी जरूरी है क्योंकि ये साइंस है, और साइंस में आगे जाकर के आपको अंग्रेजी मिलेंगी। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धतिकरण किसने दिया? अब ऑप्शन में आइए। पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन में आप लिख लीजिए अरस्तु। दूसरे ऑप्शन में डाल दीजिए पोर्टर। कौन? पोर्टर। तीसरा ऑप्शन में, देखिए, अगर जितना बेहतर तरीके से समझेंगे उतना बेहतर जानेंगे। समझे? तो इतना शांति से सुनिए कि कहते हैं ना, खामोशी ही शोर मचा दे आपकी ज़िंदगी के, तो खामोशी से एकदम मेहनत करिए। आइटम बम बनना है कि परमाणु बम? अरे दोनों एक ही होता है, एटम बम होता। चलिए, तीसरा ऑप्शन लीनियस, और चौथा ऑप्शन आपका है ये सभी। ठीक है, सबका आंसर सही है कि द्विनाम पद्धतिकरण किसने दिया? लीनियस ने। देखिए, द्विनाम पद्धतिकरण है क्या? अब आपको एक्सप्लेन करते हैं द्विनाम पद्धतिकरण होता क्या। देखिए, द्विनाम पद्धतिकरण, देखिए लिखा है दो, द्वि मतलब दो, नाम, पद्धति मतलब एक एज अ क्लेचर, जिनमें हम किसी जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, मान लीजिए आपका आलू ले लिया, ठीक, एक आलू पौधा है। अब आलू की सब्जी सभी जानते हो बनता है, तो आलू को यहाँ पे आलू ही बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? पोटैटो। गुड। मगर मराठी में अगर बोला जाए तो क्या बोला जाएगा? बटाटा। ठीक है, उसी तरह ओनियन को ले लो, यानी प्याज को ले लो। प्याज को मराठी में क्या बोलते हैं? कांदा बोलते हैं। गुड बाबू। तो सोचो कि मान लीजिए यहाँ पे आलू को पोटैटो अंग्रेजी में बोल सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, बार बार समझ में नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्विनाम पद्धतिकरण। आलू को पोटैटो मराठी में आपका क्या बोलते हैं? बटाटा।
कहीं कन्नड़ में हो सकता है कुछ और बोले, ठीक है, गुजरात में कुछ और बोले, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं होंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी, तो नाम अलग अलग होंगे। तो कन्फ्यूजन बना कि नहीं कि हम आखिर इसको किस नाम से बुलाया जाए, आलू बुलाएं या पोटैटो बुलाएं या आपका कह सकते हैं बटाटा बुलाएं। तो प्याज का भी कंडीशन है, सारी चीज़ें हैं जिनका अलग अलग नाम है। जैसे आप ही का है, एक घर का नाम होगा, एक स्कूल का नाम होगा, और कोई गांव वाला कुछ अलग बोलता होगा आपको, तो अलग अलग नाम है ना। तो ठीक है, तो इसी चीज़ को सुनो, इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए लिनियस ने पौधे और जंतुओं को, किसको किसको, पौधे और जंतुओं को वंश तथा जाति के आधार पे बांटा। किसके आधार पे, वंश तथा जाति के आधार पे बांटा। उसी को क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धतिकरण। यानी कि अगर हम किसी पौधे या जंतु को वंश और जाति के आधार पे बांट दें, ठीक है, तो उसका नाम एक एग्जैक्ट रख दिया जाए। इंटरनेशनल मार्केट में एक ही नाम रहेगा। जैसे मान लीजिए आलू का साइंटिफिक नेम क्या है, आलू नाम है नहीं बाबू, आलू नाम नहीं है, इसका साइंटिफिक नेम है आलू का सोलेनम। सोलेनम, देखिए बता रहा हूँ क्या कंडीशन क्या होगा। सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, ये इनका वैज्ञानिक नाम है। और किस फैमिली से आते हैं पूछा जाए तो सोलेनेसी फैमिली से। कौन, आलू आता, ठीक है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम इसका वैज्ञानिक नाम किसका, आलू का। अब इसको सोलेनम ट्यूबरोसम जब भी गूगल पे सर्च करोगे तुरंत क्या दिखाएगा, आलू दिखाएगा। अब बटाटा वगैरह हो सकता है कि कंफ्यूज होगा गूगल वाला भी, आप भी कंफ्यूज होगा कि बटाटा किसको कहते हैं, किसको बटाटा किसके कहते हैं। तो एक इंटरनेशनल में इसको चर्चित कर दिया गया, वंश और जाति के आधार पे बांट दिया गया। सोलेनम क्या है, वंश है, जाति क्या है, ट्यूबरोसम। तो देखो वंश और जाति के आधार पे बांट दिया गया ना, तो इसी को क्या कहा गया, द्विनाम पद्धतिकरण। जैसे आप ही देखिए, कभी गांव में जाइए, ठीक है, मान लीजिए दिवाकर है, दिवाकर नाम है ना, अगर इनको गांव में आपको पता नहीं कि इनका गांव कहाँ है, गांव में कैसे पहुंच गए। अब कहेंगे दिवाकर हैं क्या, बीच मोड़ पे किसी पे पान वाले दुकान से ही पूछ रहे हैं कि बाबू दिवाकर हैं क्या। अब वो कहेंगे भैया कौन दिवाकर, पूछेगा ना दिवाकर कौन, क्या दिवाकर के पिताजी के नाम बताइए। अगर दिवाकर के पिताजी के नाम मान लीजिए प्यारे है, ठीक है मजाक के लिए नहीं, आज मान लीजिए समझने के लिए, तो मान लीजिए प्यारे है। अब हो सके कि मतलब उनके पिता का नाम भी सेम मिले और जो लड़का भी एक ही गांव के, दोनों के पिता और माता इनका नाम दोनों सेम मिले। अब हुआ कन्फ्यूजन, कहेंगे अब किस जात का ये बताइए, तो पूरा नाम बताइए। तब कहेंगे दिवाकर प्रजापति, तब हो बगलिए में है, ठीक है, तुरंत पहचान मिल गई ना। उसी तरह ये भी है कि एक इंटरनेशनल में एक एग्जैक्ट नाम रख दिया गया कि हाँ यही होना चाहिए, सभी लोग इसको इसी नाम से जाने। तो आपको समझ में आया द्विनाम पद्धतिकरण। देखिए ये इंटर में बहुत बढ़िया से दिया, आपका 11th जब पढ़ोगे तो बेहतर तरीके से आपको द्विनाम पद्धतिकरण। इतना कन्फ्यूजन लोग पाल देते हैं जिंदगी में कि कैसे द्विनाम पद्धतिकरण का होता है। अरे साफ साफ लिखा है ना, द्वि मतलब दो, नाम मतलब नाम, पद्धति यानी एक ऐसा थियरी ऐसे बनाया गया जिसका दो नाम में किसी वंश और जाति के आधार पर किसको बांटा गया, पौधे और जंतुओं को, उसको क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धतिकरण। किसने दिया, लिनियस ने दिया। सबको समझ में आ गया बाबू, गुड बाबू। चलिए ये जो पोर्टर साहब हैं, ये पोर्टर साहब किसकी खोज किए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की किए थे। किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं ER, ये भी कोशिका के कोशिकांग है, ठीक है। लिनियस को बता ही दिया। अरस्तु जानते ही हो, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। जंतु विज्ञान के जनक कौन, अरस्तु। और बायोलॉजी के हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। और जंतु विज्ञान को जूलॉजी। तो उनके फादर कौन है, अरस्तु। तो सबको समझ में आ गया, क्लियर, ये सभी तो माशाअल्लाह चलिए अब आगे हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुविकल्पी में बायोलॉजी का, कोशिका का बिजली घर, कौन सा घर, करंट मारने वाली ना, नहीं बाबू, बिजली यानी कि पावर हाउस, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पावर हाउस।
गुड। थोड़ा बहुत अंग्रेजी तुम लोग भी जान गए हो, हम भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, ज़्यादा नहीं। अब हम लोग भी तो यूपी वाले हैं बच्चे, और यूपी मीडियम में जानते हो, हिंदी मीडियम। ज़रूरी नहीं सीबीएसई बोर्ड वाले बहुत आगे हैं, समझते हो, मगर यूपी वाले भी थोड़ा बहुत सही है, चल रहा है। कोस्का का बिजली घर किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए हिम्मत मत हारिएगा, यूपी बोर्ड वाले बच्चे इतिहास रचते हैं, पता है ना, हिम्मत मत हारिएगा, एकदम लगे रहिए। हाँ, कोस्का का बिजली घर किसे कहा जाता है या कहते हैं? डर के सामना कीजिए। पहला ऑप्शन में क्या बताएंगे? पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, गालजी का, शाबाश, गालजी का। दूसरा ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन मैं दूसरा बता रहा हूँ तुम्हें। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा ऑप्शन लाइसोसोम। और चौथा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए प्यारे बच्चों, आप अपना ध्यान दीजिए इधर। देखिए स्पेशली क्वेश्चन है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? शाबाश से, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। देखो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो लिख लीजिएगा, आत्मघाती थैलियाँ। ठीक है, गाल्जी का कैमिलो गाल्जी ने खोज किया था, इसको लिख लीजिएगा, कैमिलो गाल्जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गाल्जिका की खोज की थी। ये कोशिका का कोशिकांग है बाबू, कैमिलो गाल्जी, सब ठीक है। अब पोर्टर बताई देते इसके। अब आगे अगला क्वेश्चन समझाते हैं, बढ़िया वीआईपी वाला क्वेश्चन जो तुम लोग के लायक का, जो हर साल हर समय हर जगह पे पूछता है, उसके लिए। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया, शाबाश से। जितना एक्टिव रहेंगे उतना बेहतर पढ़ेंगे आप। एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, सक्रिय रहिए बाबू। चलिए अगला जो है बताते हैं आपको, डीएनए से। ठीक है, डीएनए की खोज किसकी? डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? पहला ऑप्शन में लिखिएगा थियोफ्रैक्टस। देखिए बाबू, रट्टा मारने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए देखो ऑप्शन वगैरह हम ही बना रहे हैं। आपको सिर्फ अच्छे से संतुष्ट होकर के बढ़िया से आपको ध्यान देकर समझना है कौन सी चीज़ें क्या कही जा रही है। जितना बेहतर तरीके से आप समझेंगे उतना बेहतर तरीके से कर लेंगे। थियोफ्रैक्टस, बेंडा, फ्रेडरिक मिस्र। चलिए आप अपना अपना तजुर्बा लगाइए कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का, बताइए। देखिए चलिए, हाँ अच्छा गेस हुआ आपका, यानी कि आपका नॉलेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है ज़्यादा। देखिए इसका डीएनए का होगा फ्रेडरिक मिस्र। देखिए थियोफ्रैक्टस क्या है? थियोफ्रैक्टस जो थे वो बॉटनी के फादर थे। किसके? बॉटनी के फादर, यानी बॉटनी के जनक। लीनियस बता दिया। ठीक है, बेंडा ये जानते कौन थे? ये माइटोकॉन्ड्रिया समझते हो? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम वगैरह बेंडा नहीं दिया था, सही बेंडा ने। ठीक है, और फ्रेडरिक मिस्र आपको बताया क्या?
डीएनए की खोज किया था। अगर आपसे पूछे डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक। देखो डीएनए से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डीएनए से सबसे खास चीज डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशन ने किया था। और डीएनए क्या है? एक अनुवांशिक नहीं लक्षण अणु है, अनुवांशिक अणु है, हाँ, यानी जेनेटिक, ठीक है। अनुवांशिक अणु कौन? डीएनए। क्लियर हुआ? और डीएनए के बारे में क्या बता सकते हो? डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में उपस्थित होता है। और केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। यही है बाबू सबसे। अभी आगे भी हम आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे, मगर कल आपका समय तो हो गया है। अब इतना समझ में आया? जिनको जो समझ में नहीं आया वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इतना याद रखिएगा, जो भी बताएंगे आपके लायक की चीज़ें बताएंगे, आपसे आपको बेहतर तरीके से नॉलेज देंगे, ठीक है। चलिए खुश रहिए, आबाद रहिए।